नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा की तरह एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता है आपका अपना YouTube चैनल संगम एग्रीकल्चर स्टडी पर। जैसा कि आज आप थीम पर पता ही चल रहा होगा कि बीएससी ऑनर्स पार्ट सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया टॉपिक या नई क्लास नया सब्जेक्ट मानकर चलें, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा प्लांट ब्रीडिंग। आपको पता है कि प्लांट ब्रीडिंग एक हार्ड सब्जेक्ट है। बहुत बच्चे सोचते हैं इसमें बैक आएगी, किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं आती, बस पढ़ने की है देरी। थोड़ा आप मेहनत करो, बैक से बच सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पुराने वैज्ञानिकों में जैसे कि निम्न नील्स ए हिन्स एवं उनके सहयोगियों ने 1900 के आसपास एकल पादप प्रणाली का विकास किया। मतलब पादप प्रणाली का विकास किया, एकल पादप प्रणाली का विकास किया। आपको ये सोचना चाहिए कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। प्लांट ब्रीडिंग को हिंदी में हम बोलते हैं पादप प्रजनन। पादप प्रजनन क्यों जरूरी है, किस प्रकार जरूरी है, कैसे उपयोग में लिया जाता है पादप प्रजनन। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप एक चीज मानिए, कोई गन्ना है, उसमें कोई कीड़ा लग गया, उसे लाल सड़न रोग हो गया गन्ने में, या कोई कीड़ा लग गया, उसको हटाकर अच्छी उपज प्राप्त करना ही ये हो सकता है पादप प्रजनन होता है। उसको कीट रोधी बनाना, रोग रोधी बनाना। मतलब मेन उद्देश्य ये है कि किसी भी फसल को, पादप को रोग रोधी, कीट रोधी व अधिक उपज योग्य बनाना ही नहीं पादप प्रजनन है या प्लांट ब्रीडिंग है। आप जो भी बोलना चाहो। और आपको बता दूं, मेंडल के ने ना 1856 में वंशागति के नियम को प्रतिपादित किया। इस नियम की पुनः खोज 1900 ईस्वी में की गई, जिन्होंने बताया ज्ञात कि जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। मतलब कि ना, इन्होंने बताया कि जीन ना गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब हम पढ़ते परिभाषा इसकी। बहुत सारी परिभाषा दे रखी है पादप प्रजनन की। मैं आपको परिभाषा बता दूं, पादप प्रजनन ना उसे कहेंगे, ये उन विधियों को कहेंगे जिनके द्वारा ना फसलों का उपयोग में लाने के लिए फसलों को परिवर्तन करके खाने योग्य या उपयोग योग्य बना दे। मतलब कि फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके मानव के उपयोग योग्य बना दे, उसे ही पादप प्रजनन कह सकते हैं अपन। पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्यों में बात करें तो आप सोचे होंगे कि क्या होंगे पादप प्रजनन के उद्देश्य, कैसे याद होंगे। सरल भाषा में हम आपको ये भी याद करने की कोशिश करेंगे। पहला है अधिक उपज। मतलब कि ना, जैसे जैसे भारत विश्व है, इस धरती पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो किस प्रकार के, इसीलिए इसी ये भी एक पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य माना गया है। आप सोच रहे होंगे कि पादप प्रजनन का यह मुख्य उद्देश्य है। बस इतना ही लिखना है कि आगामी जनसंख्या को देखते हुए उन किस्मों का विकास करना जिसके अंतर्गत अधिक उत्पादन ले सके, और सुटेबल उत्पादन, कम जगह में अधिक उत्पादन, या कम धन कम श्रम में अधिक उत्पादन ले सके, आपको मेहनत भी ना करनी हो और लाभ भी ज़्यादा मिल जाए, ऐसी किस्मों का विकास करना भी पादप प्रजनन का उद्देश्य। दूसरा, उत्पादन के गुणों में सुधार करना। मतलब कि पहले बहुत सारी किस्म थे, आधे अच्छे हैं आधे खराब है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए भी है ना पादप प्रजनन का एक उद्देश्य है अधिक उपज के साथ। मतलब आप ज़्यादा उपज भी लेना चाहेंगे अपन, और उनको अधिक गुणवत्ता युक्त भी हो। इसका उपयोग की आशाओं के अनुरूप होने पर किस्मों का वो उनके उत्पादन के लिए अधिक आर्थिक लाभ मिले। मतलब कि उन्हें और अधिक आर्थिक लाभ मिले। जैसे
उनमें दालों में प्रोटीन की मात्रा हो, तिलहनों में अधिक तेल की मात्रा हो, मिल्क शुगर में मीठो। आप सोचे होंगे कि ना इसमें गन्ने में मीठापन ज़्यादा हो, जैसे वाली फसलों में अच्छा ये सब प्राप्त हो आप सभी को, ये सभी आप सोच ही रही है। ऐसी फसल होगी तभी आपकी फसल के पैसे ज़्यादा उठेंगे और तभी वह उपयोगी होगी। कीट रोगों के प्रतिरोधी किस्मों का विकास, मतलब यदि फसलों पे कीट लगेंगे तो कैसी भी फसल बो दो वह अच्छी तो होगी नहीं। इसीलिए ये भी एक हमारी पादप प्रजनन का उद्देश्य माना है। आपको बता दें कि पादप प्रजनन के अंतर्गत किस प्रकार से काम करेगा, मतलब कि किसी भी प्लांट में कीट ना लगे, रोग ना लगे, इसी ये सभी के निवारण करने के लिए ना प्ला पादप प्रजनन क्रियाशील है, कार्यरत है। तो ये सभी पादप प्रजनन की किस्म विकास पर आधारित विवरण है। अधिक दक्षता वाली किस्में, मतलब कि अधिक दक्षता प्राप्त करने वाली किस्में, मतलब कि उपयुक्त दक्षता वाले में हम देखते हैं कि नई किस्म मान लो जिसमें उर्वरक, पानी, सिंचाई, खाद, बीज, ये सभी पर्याप्त उपयोगिता के साथ अधिक उत्पादन क्षमता देने वाले हमको हो। और एक बात हो जो शीघ्र पकना, आप जैसे देखते हो कि कई फसल लेट पकती है, फिर एक आपने मान लो खरीफ की फसल देख ली, बाजरा है वो 10 महीने 6 महीने ले रहा है पकने में, और 6 महीने में तो उसका गेहूं का, जौ का, चने का, इन सभी का भी टाइम आ जाता है। आप देखोगे कि जब बाजरा ही समय पर नहीं पक रहा तो गेहूं कैसे समय पर पकेगा। इसी सभी को ध्यान में रखते हुए ये उद्देश्य भी पादप प्रजनन के इस विज्ञान के अंतर्गत या प्लांट ब्रीडिंग जिसे आप बोल रहे हैं उसके अंतर्गत लिया गया। एक समकाल पकना, समकाल न पकने की समस्या है ना, मुख्य रूप से दलहनी फसलों के अंतर्गत देखी गई है। मतलब कि बीच बीच में से आधी फसलें तो पक जाती है लेकिन आधी फलियां रह जाती है, जिससे किसान को नुकसान होता है। यदि आधी फलियां तोड़ेगा वो तो आधी झड़ जाएगी, आधी नुकसान होगी। मतलब कि उसे नुकसान होगा तो 50% का, तो उसे 100% नुकसान ना होकर 50% का तो किसानों को नुकसान ही होगा। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा, देखिएगा आप एक बार आराम से। ये खेत है, फील्ड मान लो इसे, इसके अंतर्गत ये प्लांट उगे हुए हैं, इनमें से ये पक गए मान लो, ये 3 पक गए और ये 4 रह गए, ये 3 पक गए और 3 बच गए। अब ये बताओ इन 3 का इंतजार करेगा कटाई के लिए, इन 3 की फलियों का, तब तक तो इसका ये जट जाएंगे या खराब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। इसी को रोकने के लिए पादप प्रजनन ने एक विधि अपनाई, जिसके अंतर्गत इन्होंने सोचा क्यों न इन सभी 6 के 6 को एक साथ ही पका दिया जाए, जिससे किसान को 100% लाभ हो। ऐसा सोचकर ही इन्होंने एक विधि अपनाई। और प्रकाश असंवेदिता, मतलब किसी भी फसल को नए एवं विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उगाने के लिए प्रकाश असंवेदित किस्मों का विकास आवश्यक है। मतलब आपको पता है कि मान आप एक मिनट सपोज करना कि जैसे जैसलमेर जिला है अपने, वहाँ पर गेहूं नहीं उगता। सोचना कहीं आप ये मत बोल देना, कमेंट कर देना कि सर उगता है, केवल मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मैथ में मानना कि वैसे ही यहाँ पर मान लो प्लांट ब्रीडिंग में मानना कि जैसलमेर में गेहूं नहीं उगता। प्लांट ब्रीडिंग ने एक नई टेक्नोलॉजी लगाई जिसके अंतर्गत ना वही गेहूं जैसलमेर में उगने लग गया। और मैं बता दूं मक्के की ना पहले एक ही ऋतु में क्या होती थी, बुआई होती थी, सोविंग होती थी, जो भी आप बोलना चाहो। और आजकल प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन की मदद से हर मौसम में हर किस्म में 3 बार साल में मक्का उगाया जा सकता है।
जो आपने देख ही रहे होंगे वर्तमान में, कभी भी आप कुछ भी कर सकते हो। और गेहूं, बाजरा, ये सभी भी आप दो दो ऋतुओं में, तीन तीन ऋतुओं में उगा सकते हैं। पहले बाजरा एक में उगता था, अब तीनों ऋतुओं में उगा लो। इन सभी की हेल्प कौन करे? ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, इन सभी में तो आप उगा ही सकते हो ना। वैसे तो ना उगा सको, लेकिन ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और ऐसी किस्में भी बना रहा है प्लांट ब्रीडिंग। प्रसुप्ति, मतलब प्रसुप्ति के अंतर्गत हम कह सकते हैं कुछ फसलें जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, गेहूं आदि, बहुत और ऐसी फसलें हैं जो अवस्था नहीं होती, जिनकी प्रसुप्ति अवस्था नहीं होती, अतः ये पकते समय, मान लो काफी किस्में हैं जिनमें प्रसुप्ति अवस्था नहीं होती, जैसे बाजरा, गेहूं, जो ये बता रहे हैं। इनके अंतर्गत ये दिन पक रहे हैं, ये इस वक्त लगभग ये पकते हैं सितंबर से अक्टूबर। सितंबर महीने में ये पक कर तैयार हो जाते। पकते वक्त यदि बारिश हो गई ना इसके अंतर्गत, तो ये क्या वापस इसमें कले उठाएंगे। मतलब कि बाजे में देखा होगा आपने, कोई उन्होंने गेहूं में देखा होगा, बारिश हो गई, उसके सिट्टे में, बाजे के सिट्टे में, मक्के के सिट्टे में ना कले से फूटने लग जाते हैं बारिश हो जाने से थोड़े थोड़े। यदि ऐसा होता है तो नुकसान में ही जाता है किसान एक तो। नई ऋतुओं के लिए किस्में, मतलब कि ना आपको बता दे कि वो नई ऋतुओं में उगाने, मतलब नए मौसम, नई ऋतु, मतलब कौन सी ऋतु में कौन सी फसल उगानी है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए रबी की खरीफ में कैसे उगाए, जायद की रबी में कैसे उगाएं, और खरीफ की रबी में, जायद में, ये तीनों एक दूसरे के ना आपस में उगाई जा सकती है। मैंने आपको ये बहुत बार बताया है। अब मैं आपको सूखे एवं लवणभोजी किस्मों की ओर ले जाता हूँ। मतलब आपने देखा होगा राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा सूखा और लवणभोजी, जहाँ पर पानी कम है। इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए आपको पता है कि यहाँ पर क्या ऐसी विधियां अपनाई जाए कि जिससे ना ये रोग रोधी, ये सभी विधियां कम हो जाए, विला विलुप्त हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। लवणभोजी किस्में, सूखापन में वैदिक उत्पादन कैसे किया जाए? आपको पता है देश के अधिकांश लगभग 70% ऐसी खेती होती, केवल 30% किसान ऐसे हैं जिनके पास नहर, ट्यूबवेल वगैरह की सुविधा है। बाकी तो बारिश या मेघ या पानी के ऊपरी बारिश के माध्यम से ही जीवित है। मतलब बारिश होगी तो हम खेती बोएंगे, वरना नहीं बोएंगे, यही बात सोचकर बोते हैं। इसको दूर करने के लिए भी, मतलब ना के बराबर पानी में और रोग भी ना लगे, उसी में फसल के लिए बहुत किस्में विकसित की है। जैसे आपने बाजे किस्म देखी होगी, मोट की किस्में देखी होंगी, ये वही किस्म विकसित की गई है जो कि होत तारा मीरा की किस्में देखी होंगी, तिल देखे होंगे। अब आपको दिखा दूं अविषालु पदार्थों से मुक्ति, मतलब कि ना आपको कई फसलों में कुछ अविषालु पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सरसों के तेल में आपने देखा होगा कौन सा विषालु पदार्थ प्राप्त होता है? आप जरा एक बार कमेंट जरूर करें बिना देखे। उदाहरण के लिए आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करिए आप, हम आपके कमेंट का ही इंतजार करेंगे। इंसुलिन अम्ल होता है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये किस प्रकार हानिकारक होता है ये भी आप एक बार कमेंट में जरूर करके बताएं। बाकी यदि आप नहीं बताओगे तो हम बताते हैं। वीडियो को पॉज करिए, दोनों कमेंट करके बताए, हमने बता दिया इंसुलिन हानिकारक होता है। ये माना कि शरीर में जाकर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देगा इंसुलिन, और जिससे कि से, से मानव को नुकसान होगा। और अभिसरण या नॉन
जिंक मैं बता दूं, विसरित न होने वाली किस्मों का विकास करना, जैसे जो विसरित ना हो उन किस्मों का विकास करना, जैसे मूंग, उड़द, सरसों, कॉफ़ी आदि किस्मों का अधिक से अधिक विकास करना। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज हमने छोटा सा वीडियो आपके सामने प्लांट फीडिंग का रखा। हमने पार्ट 1 पढ़ाया। यदि आप पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट करिए। हम आज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा ले, जो कि आगे आने वाली क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमें फॉलो करिए। टेलीग्राम पर हमारे एक यूट्यूब चैनल से लिंक है, जिसके अंतर्गत आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए होंगे उस चैनल के ऊपर, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।